हेलो एवरीवन। तो एंशियंट हिस्ट्री जो हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के पी वाई क्यूज देख रहे थे, मेरे ख्याल से ये लास्ट लेक्चर रहेगा एंड इसमें एंशियंट हिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंशियंट हिस्ट्री के इस वाले लेक्चर से कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट इंडियन टेक्स्ट इज एसोसिएटेड विद सिस्टम ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो इंडियन मेडिसिन से रिलेटेड इनमें से कौन सा जो टेक्स्ट है वो रिलेटेड है? ठीक है। चरक संहिता, सूर्य सिद्धांत, बृहत संहिता या फिर लोकयत। इसका सही आंसर है चरक संहिता। चरक संहिता भारतीय चिकित्सा प्रणाली से संबद्ध है। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया एक विशाल ग्रंथ है जिसके 8 भाग एवं 120 अध्याय हैं। एंड यूपीपीसीएस में एक बार ये पूछा भी गया था कि चरक संहिता में कितने भाग और कितने अध्याय हैं। तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। 8 भाग और 120 अध्याय हैं। इसे महर्षि चरक द्वारा लिखा गया। गौरतलब है कि चरक संहिता और अष्टांग संग्रह मुख्य तौर पर औषधि ज्ञान से संबंधित है, जबकि सुश्रुत संहिता मुख्य रूप से शल्य ज्ञान से संबंधित है। इसके अतिरिक्त सूर्य सिद्धांत को प्रतिभाशाली गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया, जिसमें ज्यामिति, त्रिकोणमिति और ब्रह्मांड विज्ञान के कई पहलुओं को शामिल किया गया। बारामिहिरी द्वारा बृहत संहिता लिखी गई। ये भी आपको याद रखना है कि बारामिहिरी द्वारा क्या लिखी गई थी? बृहत संहिता लिखी गई थी। और इस पुस्तक ने खगोल विज्ञान एवं ज्योतिष के क्षेत्र में भी योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आदि पुराण कंपाइल्ड इन 19th सेंचुरी इन द हेगियोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। तो ऋषभ इनका नाम है, आपको याद रखना है जब आदि पुराण की बात आती है। आदि पुराण 9वीं शताब्दी की एक संस्कृत कविता है जो दिगंबर भिक्षु जिनसेन द्वारा रचित है। ये प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ के जीवन से संबंधित है। तो आप इसको ना इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि ऋषभ देव जो थे वो फर्स्ट जैन तीर्थंकर थे। और कभी कभी इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। तो इसीलिए ऋषभ देव जो हैं, इन्होंने ही आदि पुराण जो है इसको कंपाइल किया था। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। फिर इसके आगे है, इन विच लैंग्वेज वॉज श्रीमद् भगवद गीता ओरिजिनली रिटन। तो श्रीमद् भगवद गीता ऑब्वियसली ये संस्कृत में लिखी गई थी। महाभारत युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीमद् भगवद गीता सबसे पहले या मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इसमें 18 अध्याय हैं। तो आपको ये याद रखना है कि टोटल इसमें 18 अध्याय हैं। यह कर्मयोग की पुस्तक है जिसका अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। परंपरागत रूप से महाभारत की रचना का श्रेय देव वेद व्यास को दिया जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि महाभारत की रचना किसने की थी? तो आपको इनका नाम याद रखना है, वेद व्यास का। और भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से निकाली गई है। भागवत गीता ज्ञान, शक्ति, कर्म और राजयोग के माध्यम से धर्म, ईश्वरवादी शक्ति, मोक्ष के यौगिक आदर्शों की अवधारणाओं का संश्लेषण प्रस्तुत करती है तथा यह सांख्य दर्शन पर आधारित है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो याद रखनी है। जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मुझे लगे वो ये लगे कि एक तो ये पूछा जा सकता है कि जो महाभारत का युद्ध है वो बेसिकली जो भगवत गीता लिखी गई है वो टोटल 18 अध्यायों में लिखी गई है। और इसको जिस लैंग्वेज में लिखा गया है वो संस्कृत लैंग्वेज है, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ में जो इसका हाँ संस्कृत में लिखी गई है। और इसके अलावा इसको वेद व्यास ने लिखा है, ये याद रखना है। कुछ ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो याद रखनी है। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ मेगास्थनीज बुक? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये ज्यादातर पीवाईक्यू में पूछा जाता है। मेगास्थनीज जो है ये इन्होंने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम है इंडिका। ग्रीक लेखक मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। यह यूनानी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है जिसमें मौर्यकालीन भारत के समाज, नगरों और भूगोल आदि का विस्तृत वर्णन है। मेगास्थनीज का कहना था कि भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कितने वर्गों में विभाजित था भारतीय समाज? तो 7 वर्गों में विभाजित था। इसके बाद नेक्स्ट है, हु रॉट दी हर्ष चरिता। तो हर्ष चरिता को बाण भट्ट ने लिखा था, बाण भट्ट ने।
हर्षचरिता या फिर हर्षचरितम बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षवर्धन का जीवन चरित है। यह संस्कृत काव्य है। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी, तो ये आपको याद रखना है, हर्षवर्धन के दरबारी थे, दरबारी कवि थे। हर्षचरित बाणभट्ट की प्रथम रचना है, तो ये याद रखना है। हर्षचरित किसकी प्रथम रचना है? तो बाणभट्ट की प्रथम रचना है। यह संस्कृत में ऐतिहासिक ग्रंथ लेखन का आरंभ करने वाला ग्रंथ भी है। बाणभट्ट के दो प्रमुख ग्रंथों में हर्षचरितम तथा कादम्बरी है। कादम्बरी विश्व का पहला उपन्यास है। कादम्बरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट का देहांत हो गया। तो बाणभट्ट की एक और रचना है, वो आपको कादम्बरी भी याद रखनी है, साथ में हर्षचरितम ये भी याद रखनी है। तो कादम्बरी अ, पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट का देहांत हो गया और इसे उनके पुत्र पुलिन भट्ट ने पूरा किया, तो ये भी आपको याद रखना है। हु अमंग द फॉलोइंग रॉट संस्कृत ग्रामर? तो संस्कृत ग्रामर किसने लिखी थी? ये पन्निनी ने लिखी थी। संस्कृत व्याकरण पर लिखा गया प्राचीनतम ग्रंथ पन्निनी द्वारा रचित अष्टाध्यायी है, तो अष्टाध्यायी याद रखना है आपको। पन्निनी के द्वारा रचित है अष्टाध्यायी। पणिनि, पतंजलि और कात्यायन को संयुक्त रूप से मुनित्रय कहा जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब कालिदास की रचनाएं हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम आदि कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। चरक राजवैद्य थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एवं प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है, तो ये भी याद रखना है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मालविका नी मित्रम refers to Sungas as Brahmins belonging to, तो ये बेसिकली कश्यप गोत्र है, ये आपको याद रखना है, कश्यप गोत्र से रिलेटेड है। ठीक है। मालविकाग्नि मित्रम में शुंगों को ब्राह्मण बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, जो कश्यप गोत्र से संबंधित हैं। कश्यप गोत्र याद रखना है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिसके पुरोहित पतंजलि थे। शुंग राजाओं का काल वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान का काल माना जाता है। मौर्योत्तर काल के शुंग, कण्व, सातवाहन एवं बकटका वंश ब्राह्मण वंश माने जाते हैं। मालविकाग्निमित्रम की रचना कालिदास द्वारा की गई है। ठीक है, तो मालविकाग्निमित्रम इसकी रचना किसने की है? तो कालिदास ने की है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, पेंटिंग्स देख लेते हैं। अजंता के पेंटिंग्स वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच रिलीजियन? तो अजंता की जो पेंटिंग्स थी वो बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस थी। अजंता गुफाओं की चित्रकला बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित है। अजंता की गुफाएं अजंता की पहाड़ियों में बाघोरा नदी के बाएं तट पर एक आग्नेय चट्टान को काटकर बनाई गई हैं। अधूरी गुफाओं सहित इनकी संख्या 29 है। अजंता गुफाओं को 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थान के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। वॉट डू दी पेंटिंग्स ऑफ अजंता डिपिक्ट? तो अजंता की जो पेंटिंग्स हैं उससे हमें क्या जानने को मिलता है? तो इससे हमें जताका स्टोरी के बारे में पता चलता है। तो आपने कभी ये सुना भी होगा कि बुद्ध के टाइम पे कुछ जताका स्टोरीज होती थी। तो अजंता की चित्रकलाएं बुद्ध और जातक कहानियों को प्रदर्शित करती हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास बघौरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला में गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित है। इसमें गुफाओं की संख्या 29 है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और कुशान स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश्ड एट होली सिटी ऑफ मथुरा ड्यूरिंग। तो इसमें सीधे सीधे उन्होंने डेट पूछ ली है, तो आपको याद रखना है 1 से 3 एडी या फिर 1 से 3 ईस्वी। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का विकास 1 से 3 ईस्वी मथुरा में कुषाण शासन, तो ये मथुरा से वैसे भी रिलेटेड कुषाण वंश था, ये आपको याद रखना है। तो कुषाण शासन काल में हुआ था। इस शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के समय हुआ। इस और अभी हमने देखा था एक जो कनिष्क का जो हेडलेस स्टैचू मिला है, बिना सर का स्टैचू मिला है, वो भी मथुरा से मिला है। तो ऐसे करके आपको चीजों को इंटर रिलेट करके पढ़ना है। इस शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के समय में हुआ। इस शैली का लाल बलुआ पत्थर, जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है उस शैली की बात की जा रही है। तो इस शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के समय में हुआ। इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया और बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्मों से जुड़ी मूर्तियों का निर्माण किया गया।
बुद्ध की प्रथम मूर्ति के निर्माण का श्रेय इसी कला शैली को दिया जाता है। नेक्स्ट है विद विच रियाइन इज द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट एसोसिएटेड। तो आपको याद रखना है कनिष्क से रिलेटेड है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, किससे रिलेटेड है? कनिष्क से। गांधार विद्यालय का संबंध कनिष्क से है। गांधार विद्यालय का संबंध कनिष्क से है। गांधार कला शैली को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इसको इंडो ग्रीक आर्ट से भी जाना जाता है। इस कला का सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ। इस कला की विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से जुड़ी हुई है। इस कला के तहत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और बरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया। इसके बाद वेयर इज द कोलोसल त्रिमूर्ति स्टैचू ऑफ ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा लोकेटेड। तो एक त्रिमूर्ति मिली है जिसमें कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों विराजमान है उस मूर्ति में। तो ऐसी मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये आपको याद रखना है, ये एलिफेंटा केव में मिली है, जिसमें कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ठीक है, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी, ये तीनों जो हैं उस मूर्ति में हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की अति विशाल त्रिमूर्ति प्रतिमा एलिफेंटा गुफाओं में स्थित है। अगर आप मेमोरी के लिए कोई चीज याद रखना चाहते हैं लंबे टाइम तक, तो आपको एक बार जरूर उसकी पिक्चर गूगल पे जाके देख लेनी चाहिए। मतलब मेरा तो पढ़ने का तरीका यही है कि मुझे अगर कोई चीज एक लंबे टाइम तक याद रखनी होती है, तो मैं उसको, स्पेशली आर्ट एंड कल्चर में तो ज्यादातर जो टेम्पल्स हैं या फिर कोई इम्पोर्टेंट स्टैचू है, कुछ भी है, वो हम जाके तुरंत नेट पे देखते हैं, तो वो हमें काफी लंबे टाइम तक याद रहती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। एंड ये गुफाएं मुंबई से 10 किलोमीटर दूर एलिफेंटा द्वीप पर स्थित हैं, ये भी याद रखना है। फिर फिलॉसफी के बारे में देख लेते हैं। हु फॉर्मुलेटेड दी सांख्य फिलॉसफी। तो सांख्य फिलॉसफी को किसने फॉर्मुलेट किया था? कपिल मुनि का नाम याद रखना है। सांख्य फिलॉसफी जहां पे भी आए तो आपको क्या लगा देना है? कपिल मुनि। भारतीय दर्शन के 6 प्रकारों में से सांख्य भी एक प्रकार है जो प्राचीन काल में अत्यंत लोकप्रिय था। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल मुनि को माना जाता है। इसका सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक ग्रंथ सांख्य कारिका है, जिसकी रचना ईश्वर कृष्ण ने की थी। हु इज द फाउंडर ऑफ योग फिलॉसफी? तो योग फिलॉसफी के फाउंडर कौन थे? पतंजलि। अब हम सभी को देख लेते हैं। योग जो भारतीय दर्शन है उसके प्रवर्तक पतंजलि हैं, सांख्य के कपिल हैं, कपिल मुनि, और न्याय के कौन है? तो न्याय के गौतम हैं। वैशेषिक के कौन है? कणाद हैं, ठीक है। और उत्तर मीमांसा के कौन है? तो बादरायण है। फिर नेक्स्ट है, एंड ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे के सारे ही आपको याद करने हैं क्योंकि इंडिविजुअली इनमें से कोई भी एक उठा के एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर हु इज द फाउंडर ऑफ मीमांसा फिलॉसफी? तो मीमांसा फिलॉसफी के फाउंडर कौन है? तो जेमिनी। जेमिनी का नाम आपको याद रखना है, मीमांसा फिलॉसफी से रिलेटेड है जेमिनी। देन सांख्य के कपिल हैं, तो अभी हमने देखा था कपिल मुनि। योग के पतंजलि। वैशेषिक के कणाद हैं। न्याय के गौतम हैं। एंड इनमें से कई सारे जो हैं वो यूपीपीसीएस में भी पूछे जा चुके हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप बार बार रिवाइज करेंगे हो जाएंगे याद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट इंडियन फिलोसफी? अब पूछा है कि इनमें से सबसे पुरानी फिलोसफी कौन सी है, तो सांख्य जो है वो सबसे पुरानी फिलोसफी है। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है। इसके प्रवर्तक कपिल मुनि थे। सांख्य दर्शन जैन धर्म से संबंधित है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रकृति प्रथम है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। महर्षि गौतम बिलोंग्स टू विच इंडियन फिलोसफी दर्शन? तो जो महर्षि गौतम थे वो न्याय से रिलेटेड है, अभी हमने देखा था। महर्षि पतंजलि जो है वो योग से रिलेटेड है। महर्षि गौतम न्याय से रिलेटेड है। देन संत कणाद ऋषि जो है वो वैशेषिका से रिलेटेड है। कणाद जो है वो वैशेषिका से रिलेटेड है। देन शंख कपिल जो है वो सांख्य दर्शन से रिलेटेड है। द प्रिंसिपल ऑफ कर्म बिलोंग टू विच इंडियन फिलोसफी? तो ये आपको वेदांत में मिलता है, प्रिंसिपल ऑफ कर्म। कर्म का सिद्धांत भारतीय दर्शन वेदांत से संबंधित है। कर्म और फल का अनिवार्य संबंध है। व्यक्ति अच्छे और बुरे जो भी कर्म करता है उसके अनुरूप भविष्य में उसे सुख अथवा दुख की प्राप्ति होती है। इसी को कर्म सिद्धांत अथवा कर्मवाद कहते हैं। चार्वाक के अतिरिक्त अन्य सभी भारतीय दर्शन कर्मवाद का एक स्वर में प्रतिपादन करते हैं और इसको के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। पतंजलि इज वेल नोन फॉर द कंपाइलेशन ऑफ, तो वेरी इजी, योग सूत्र से रिलेटेड है ये।
योग सूत्र महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है। यह ग्रंथ सूत्रों के रूप में लिखा गया है। सूत्र शैली भारत की प्राचीन दुर्लभ शैली है जिसमें विषय को बहुत संक्षिप्त शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। यह 4 पदों में विभाजित है जिसमें 196 सूत्र निबद्ध हैं। ठीक है, तो योग सूत्र के 4 पद हैं, सॉरी पाद हैं। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। तो ये आपको चारों याद रखने हैं, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। फिर इसके बाद मिसलेनियस पे आ गए। टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन इन इंडिया इज द टावर ऑफ साइलेंस रिलेटेड टू। तो टावर ऑफ साइलेंस किससे रिलेटेड है? तो ये जोरोस्ट्रियन से रिलेटेड है। शांति मीनार या टावर ऑफ साइलेंस जोरोस्ट्रियंस यानी कि पारसी धर्म से संबंधित है। यह पारसियों की अंत्योष्टि स्थल है। इसे दखमा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मृत व्यक्ति के शव को खुले आसमान के नीचे रख दिया जाता है जिसके बाद गिद्ध, चील, कौवे आदि उस शव को खा जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है शांति मीनार या टावर ऑफ साइलेंस जोरोस्ट्रियंस या फिर पारसी धर्म से संबंधित है। आगे देख लेते हैं। हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको बोला जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता कहा जाता है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की और भारत के प्राचीन स्मारकों, मंदिरों और अन्य, ये 1867 डेट को आपको याद रखना है। इन्होंने कब जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? तो 1861 में की थी। और अन्य पुरातात्विक स्थलों की खोज की और उनके संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अरेंज द फॉलोइंग कॉइन्स इन सीक्वेंस ऑफ देयर ऑकरेंस फ्रॉम बिगिनिंग टू द प्रेजेंट। ठीक है, तो इसको पहले कौन सा है और बाद में कौन सा है उसके बेसिस पे अरेंज करना है। तो सबसे पहले अर्ली पंच मार्क्ड कॉइन्स, ये सबसे ज्यादा पुराना है। इसके बाद में आता है गुप्ता कॉइन्स। इसके बाद में आता है तुगलक कॉइन्स। इसके बाद में आता है गोल्ड मोहर, जो अकबर के टाइम के थे वो गोल्ड मोहर आते हैं। और मॉडर्न एज कॉइन्स तो ये सबसे बाद में होंगे ही होंगे। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो प्रारंभ आहत सिक्के मौर्य और मगध साम्राज्य के समय हुए थे। फिर गुप्तकालीन सिक्के ये गुप्त साम्राज्य के समय हुए थे। फिर तुगलक कालीन सिक्के दिल्ली सल्तनत के समय हुए थे। अकबर के काल का स्वर्ण मोहर मुगल साम्राज्य के समय हुआ था। एंड आधुनिक सिक्के ये वर्तमान समय में जो प्रचलित सिक्के हैं वो हैं। फिर इसके बाद में क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम। तो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम इनमें से कौन सा है? मेगास्थनीज तो नहीं है, तो ये तो यूनानी था मेगास्थनीज तो ये तो नहीं हो सकता। फिर फाहाइन जो थे वो थे चाइनीज पिलग्रिम। और ह्वेन सांग जो थे ये भी थे। और इसके साथ में जो आई किंग थे वो भी थे। अब आपको पता है कि फाहाइन जो थे वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आए थे और ह्वेन सांग जो थे वो हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। ठीक है, और आई किंग जो थे ये भी चाइनीज पिलग्रिम थे। तो बी सी डी बिल्कुल सही है। और इब्न बटूटा आपको पता है ये मोरक्को ट्रैवलर थे, मोरक्को से आए थे, तो ये भी नहीं होंगे। तो मेगास्थनीज यूनानी थे और इब्न बतूता मोरक्को से थे, तो ये दोनों नहीं होंगे। और बी सी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि फायान, ह्वेनसांग और आई किंग चीन बौद्ध तीर्थ यात्रियों का समूह है। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री था जो 14वीं शताब्दी में भारत आया था। हु ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मैथमेटिशियन मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एल्जेब्रा। तो इसका नाम है ब्रह्मगुप्त। ठीक है, भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त को बीज गणित के क्षेत्र में यानी कि एल्जेब्रा जिसको बोलते हैं, बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने उन्होंने दार्शनिक पुस्तक जिसका नाम है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खादक की रचना की, जो विज्ञान और गणित पर काफी अधिक व्यवहारिक निर्देश थे। ब्रह्मगुप्त चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र विकसित करने वाले पहले गणितज्ञ थे। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है।
फिर इसके बाद इनका जन्म जो है भीलमाला वर्तमान में भीनमाल राजस्थान में हुआ था। हु अमंग द फॉलोइंग रॉट कमेंट्रीज ऑन हर्षवर्धन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कोर्ट लाइफ इन कन्नौज। तो ये किसने लिखे थे? तो ये यून सांग थे जिन्होंने कमेंट्रीज लिखी हैं हर्षवर्धन, क्योंकि वही आए थे हर्षवर्धन के टाइम पे, यून सांग, तो इन्होंने ही लिखी होंगी, ये कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। यून सांग एक चीनी यात्री था जो सातवीं सदी में भारत आया और इसने हर्ष के दरबार में कई वर्ष व्यतीत किए। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के दरबारी जीवन और उसके प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया है। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में 5 वर्ष बिताए। उसने हर्ष द्वारा आयोजित धार्मिक सभा की अध्यक्षता की थी। ठीक है। फिर चाइनीज ट्रैवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन। तो ये अभी हमने देखा था, यूनसांग थे। हर्षवर्धन के शासन के दौरान चीनी यात्री यूनसांग भारत आया था। वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया तथा सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। वह बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सी यू की नाम से प्रसिद्ध है। तो उसने जो कुछ भी लिखा था वो एक किताब थी, उसका नाम था सी यू की, जिसमें कि हर्षवर्धन ने जो भी चीजें लिखी थी वो इस ग्रंथ में आपको मिल जाएगा। सी यू की नाम है। हु वॉज द ऑथर ऑफ अहियोल इंस्क्रिप्शन? तो वेरी इजी, तो रवि कीर्ति जो थे वो अहियोल इंस्क्रिप्शन के ऑथर थे। अहियोल शिलालेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था। वह राजा पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि थे। वह शिलालेख भारत के कर्नाटक राज्य के अहियोल में पाया गया है। और रवि कीर्ति का अहियोल शिलालेख पुलकेशन द्वितीय की हर्षवर्धन पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। फिर कुल्स द एंशियंट वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर वर मेड इन। तो ये हिमाचल प्रदेश में ये बनाए गए थे। कुल्स जो हैं एंशियंट वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर थे, तो हिमाचल प्रदेश में ये बनवाए गए थे। इसके बाद में नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इन इंडिया? तो आपको इनका नाम याद रखना है। सुश्रुत जो थे फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इन इंडिया, ये इनको कहा जाता है। भारत में प्लास्टिक सर्जरी का जनक सुश्रुत को माना जाता है। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद के दूसरे क्षेत्रों जैसे शरीर संरचना, बाल रोग, स्त्री रोग आदि की जानकारी भी इन्होंने दी है। द यूजेज ऑफ कॉइन करेंसी स्टार्टेड ड्यूरिंग अराउंड। तो कॉइन करेंसी का जो ये प्रचलन हुआ था, ये सिक्का मुद्रा जो है, इसको किसके टाइम पे किया गया था? तो ये 600 बीसी के टाइम पर हुआ था। सिक्का का मुद्रा के रूप में जो प्रचलन 600 ईसा पूर्व के आसपास मिलता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हु वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन इंडिया? तो सबसे पहले गोल्ड कॉइन किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो आपको याद रखना है, इंडो ग्रीक्स जो थे उन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था। इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। इनके सिक्कों पर द्विभाषिक लेख होते थे। इंडो ग्रीक शासकों ने सोने, तांबे एवं चांदी के सिक्के चलाए। इनके स्वर्ण सिक्कों को स्टेटर कहा जाता था। कुषाणों ने सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए थे। कुषाणों ने सबसे अधिक तांबे के सिक्के जारी किए। तो ये आपको याद रखना है, सबसे अधिक तांबे के सिक्के अगर पूछे जाएं किसने जारी किए, तो आपको कुषाण याद रखना है। बाय विच नेम वॉज बर्मा नोन टू द पीपल ऑफ एंशियंट इंडिया? तो एंशियंट इंडिया में लोग बर्मा, जो कि म्यांमार की राजधानी है बर्मा, तो वो स्वर्ण भूमि कही जाती थी। म्यांमार नदी, झरनों और मछलियों की समृद्धि, बहुमूल्य लकड़ी, कच्चे तेल और खनिजों तथा अपने कीमती पत्थरों से समृद्ध है। यहाँ से सबसे बेहतरीन मणिक विश्व भर में जाते हैं। अपनी इसी समृद्धता के कारण प्राचीन भारत के लोग इसे स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे। ध्यातव्य है कि म्यांमार तथा ब्रह्मदेश भी म्यांमार के ही प्राचीन नाम है। फिर नेक्स्ट है, which one of the following scripts of ancient India was written from right to left? Very easy. खरोस्ती स्क्रिप्ट को right to left लिखा गया था। तो खरोस्ती प्राचीन भारत की लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे इंडो बैक्ट्रियन लिपि के रूप में भी जाना जाता है। खरोस्ती को इंडो आर्यन भाषा के रूप का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, साका संबत हैज कमेंस्ड इन द रियाइन ऑफ विच किंग? तो साका संबत जो है ये कनिष्क से रिलेटेड है।
शाका संवत कनिष्क शासक द्वारा प्रारंभ किया गया। इसका समय 78 ईस्वी के लगभग माना गया है। मैंने आई थिंक लास्ट लेक्चर में बताया भी था। शाका संवत जो है वो 78 एडी से रिलेटेड है। और बात आती है बुद्धिज्म के टाइम से, तो वो 81 एडी होगा। तो ये आपको याद रखना है। 78 एडी के लगभग माना जाता है। यह कुषाण वंश का महानतम शासक था। इसके समय में कश्मीर के कुंडल वन में बसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। तो हमने ये पढ़ा ही था कि बासुमित्र थे। और कश्मीर में कुंडल वन, कश्मीर के कुंडल वन में जो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर या फिर पुरुषपुर एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट है चरक वॉज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ। तो चरक किसके कोर्ट में फेमस फिजिशियन थे? तो ये कनिष्क के कोर्ट में थे। प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक चरक कुषाण शासक कनिष्क प्रथम के राजवैद्य थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ चरक संहित एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। इनके ग्रंथ में रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख तथा सोना चांदी पारा आदि धातुओं के भस्म व उसके उपयोग को विस्तृत रूप से समझाया गया है। नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच संवत? तो ये साका संवत पे बेस्ड है और 78 एडी से रिलेटेड है ये। कुषाण शासक कनिष्क ने वर्ष 78 एडी में शकों को युद्ध में हराया था और इस युद्ध की स्मृति में ही उसने शक संवत को आरंभ किया था। तो अच्छे से याद कर लीजिए इसको। शक संवत को बेसिकली जब कुषाण शासक कनिष्क ने हराया था, शकों को युद्ध में हराया था, तब उन्होंने ये शका संवत करके ये उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, 78 एडी याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच डायनेस्टी स्टैब्लिश वैशाली द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड? तो लिच्छाबी जो थे उन्होंने वैशाली को अपनी फर्स्ट रिपब्लिक माना था। ठीक है, अपनी राजधानी माना था। पहला गणतांत्रिक राज्य माना था। यह बिहार में स्थित प्राचीन गण राज्यों में बुद्धकालीन समय में सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली राज्य था। इस गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द हेड ऑफ आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी हु क्योर्ड द प्रोलॉन्ग्ड इलनेस ऑफ बख्तियार खिलजी? तो ये थे आचार्य राहुल श्रीभद्र। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। रबातक इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद विच रूलर ऑफ इंडिया? रबातक इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद विच रूलर ऑफ इंडिया? तो ये बेसिकली कनिष्क से रिलेटेड है रबातक इंस्क्रिप्शन। इसके साथ जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है वो रुद्र दमन से रिलेटेड है और रबातक इंस्क्रिप्शन जो है ये कनिष्क से रिलेटेड है। ठीक है, अफगानिस्तान के बगलान प्रांत के प्राप्त रबातक अभिलेख कुषाण शासक कनिष्क से संबंधित है। कनिष्क के राज्य की पहली राजधानी पुरुषपुर, पेशावर तथा द्वितीय राजधानी मथुरा थी। तो पहली राजधानी भी याद रखनी है पेशावर और दूसरी राजधानी जो थी वो मथुरा थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो था कुजुल कड़फिसेस, ये भी याद रखना है। व्हाट इज द रिलीजन ऑफ द पारसीज कॉल्ड? तो उनका जो रिलीजन होता है वो उसको कहा जाता है जोरोस्ट्रेनिज्म। पारसी धर्म के को जोरोस्ट्रेनिज्म भी कहा जाता है। Identify the East India Company officer who deciphered Brahmi and Kharosti and gave new direction to investigation into the modern political theory. तो ये हमें पता है कि जेम्स प्रिंसेप जो थे इन्होंने जो ये ब्राह्मी जो लिपि थी उसको डेसिफर किया था। ये आपने पढ़ा भी होगा। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के रूप में नियुक्त था। उसने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की, जिससे मौर्यकालीन अभिलेखों, सिक्कों एवं उनके राजनैतिक इतिहास का पता चला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बुक रिलेटेड टू पारसी कम्युनिटी? तो जेंद अवेस्ता, ये बुक आप याद रखिएगा, पारसियों से रिलेटेड है। बाइबल ईसाई से रिलेटेड है। गीता हिंदू से रिलेटेड है। तोरा यहूदी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इंडियन रिलीजन? तो बुद्धिज्म है इंडियन रिलीजन, जैनिज्म भी है, हिंदुइज्म भी है, लेकिन जो जुडाइज्म है यानी कि यहूदी धर्म है वो इंडिया से रिलेटेड नहीं है। यहूदी धर्म का उद्भव व इसके मानने वाले मुख्यतः इजराइल में रहते हैं।
तो यहाँ पे हमारा एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो गया है एंड आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिडेवल हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। इसी तरीके से मिडेवल फिर मॉडर्न फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं सारे कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।